हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंड कैपेसिटर मॉडल देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो एंड कैपेसिटर मॉडल में क्या था भाई, आप जल्दी से याद करिए। तो एंड कैपेसिटर मॉडल में जो आपकी रिसीविंग एंड साइड है उस साइड मेरा कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, बाकी आपका अरेंजमेंट सेम होगा। ठीक है, तो जी यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, जी मेरी रिसीविंग एंड होगी राजी, जी आपका सेंडिंग एंड हो गया। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हो ये सारी चीज़ें। मान लीजिए इसको मैंने जेड बोल दिया, जो इम्पीडेंस जेड है, और जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट था मान लीजिए आपके पास एडमिटेंस गिवन है, राइट, दैट इज योर एडमिटेंस। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ ये जो करंट है, इस करंट की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इस करंट की वैल्यू होगी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, होता है ना, रेजिस्टेंस तो नहीं है, एडमिटेंस है, तो इनटू हो जाएगा, एडमिटेंस के साथ इनटू हो जाता है। ठीक है जी बोलो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। ये आई एस है, ये मेरे पास कह रहा है जी आई ऑफ आर है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, अपनी बी एस आई एस निकालना है इन टर्म ऑफ बी आर एंड आई आर। ठीक है, बस यही काम है, उसको कंपेयर करो, एबीसीडी पैरामीटर आ जाएंगे। बोलो जी ओके हो जाएगा? ठीक है जी, चलिए लिखिए, पहली इक्वेशन लिखिए सबसे पहले। तो अगर मैं आई एस करंट की बात करूं तो आई एस करंट जो मेरे पास होगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे करंट डिवीजन लगा दो भाई, तो आई आर प्लस जे वाला करंट होगा। ठीक है, जे वाला करंट कौन सा है? वी आर इंटू वाई प्लस आई ऑफ आर। ठीक है, एक इक्वेशन तो जे आ गया। अगर मैं वोल्टेज वी ऑफ एस की बात करूं, वी ऑफ एस, इसमें केवीएल अप्लाई कर दो राजी। ठीक है, ये तो मेरे पास वी ऑफ आर है। ठीक है, ये तो वी ऑफ आर है, तो बताओ कितना होगा जल्दी से। बी एस की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट वी आर प्लस, हाँ जी, आई एस इंटू जेड हो जाएगा। बोलो हाँ जी, आई एस इंटू जेड, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो आई ऑफ एस है इसकी वैल्यू पुट कर दो ऊपर से भाई। ठीक है, आई एस की वैल्यू कितनी है राजे? वाई ऑफ वी आर प्लस आई ऑफ आर। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करो। वी आर प्लस जेड वाई इंटू वी आर प्लस आई ऑफ आर। ठीक है, तो वी आर वाला फैक्टर कॉमन निकालो, 1 प्लस वाई ऑफ जेड वी आर प्लस आई आर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 जो वी एस आई एस है, इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ राजी, तो क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ? ये आ जाएगा वाई 1, हाँ जी, 1 प्लस वाई ऑफ जेड, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 1 आएगा या कुछ और आएगा भाई? बोलो सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आई एस, हाँ हमारी गलती होगी भाई, हमने बी एस वाले ऊपर लिखने थे और आई एस वाले नीचे लिखने थे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट करिए भाई। सबसे पहले ये लिखा जाएगा ना वाई एस, सॉरी वी ऑफ एस का, ये 1 प्लस वाई ऑफ जेड है प्लस आई आर के साथ ये देखो जेड था ना, जो इधर मल्टीप्लाई करना भूल गए हम, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड, हाँ जी। फिर आप फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखिए दैट इज वाई और वाई। ठीक है, तो ये ए बी सी डी पैरामीटर हो जाएंगे आपके किस केस के लिए राजी? रिसीविंग एंड कैपेसिटर मॉडल। ठीक है, यहाँ पे लिखो फॉर रिसीविंग एंड कैपेसिटर मॉडल। ओके हो जाएगा भाई? बिल्कुल सर ओके हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये मेरे पास भाई ए बी सी डी पैरामीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं मान के चलूँ व्हेन ट्रांसमिशन लाइन अगर जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है मान लीजिए इज ऑन नो लोड, मान लीजिए नो लोड के ऊपर है। ठीक है, तो अगर ये नो लोड के ऊपर है तो आई आर मेरे पास क्या हो जाएगा राजी? 0 हो जाएगा। ठीक है, आई आर 0 हो जाएगा, इसका मतलब वोल्टेज की जो इक्वेशन होगी मेरी, जो वी ऑफ एस होगा दैट इज नथिंग बट क्या होगा? ये है वोल्टेज का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, ये वाला पार्ट आप ऐसा करिए, इस वाले पार्ट पे आप आई आर की वैल्यू 0 रख दो। ठीक है, तो बोलो, या फिर ये जो इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 2 आई है इसके अंदर आप इसको 0 पुट कर दो। ठीक है, बोलो जैसे ही 0 पुट करेंगे, ठीक है, या फिर आप आई एस के साथ निकाल लो, आई एस के साथ क्या होगा? वी एस, हाँ जी, सॉरी जो वी एस होगी दैट इज इक्वल टू वी आर प्लस आई एस इंटू जेड, यही होगी ना? वी आर प्लस आई ऑफ एस इंटू जेड होगी। ठीक है, जेड के अंदर भी दो पार्ट होंगे, आर प्लस जे एक्स। ठीक है, ऐसा ही होगा। बोलो जी ओके हो जाएगा?
बिल्कुल ओके हो जाएगा भाई। तो वी ऑफ एस की जो वैल्यू आएगी दैट इज वी आर प्लस आई एस इंटू आर प्लस जे आई एस इंटू एक्स। बोलो यही चीज़ हो जाएगी भाई, बोलो जी। बिल्कुल यही हो जाएगा भाई। तो अगर मैं इसका फेज़र ड्रॉ करूं तो फेज़र में क्या होगा, देखिए सबसे पहले वी ऑफ आर को रेफरेंस ले लेंगे, ये मेरे पास बी आर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके करंट की, ठीक है, नो लोड का केस है, नो लोड के ऊपर मुझे एक चीज़ बताइए, ये मेरे पास सर्किट था राजी, ये मेरे पास सर्किट था, आपके पास ये डायग्राम गिवन थी ना। अब आई आर तो जीरो हो गया, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ, आई आर तो मेरा जीरो हो गया, ठीक है, ये था आई आर दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वोल्टेज थी वी ऑफ आर, इसको आपने वाई ज्यूम किया था, ये कैपेसिटेंस सी थी, ये मेरे पास सेंडिंग एंड था, ये आई एस था, ठीक है। अगर आई आर जीरो हो गया क्या आई एस भी जीरो होगा? आई एस जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये वाला करंट तो राजे चलता जाएगा ना, आई सी। इस आई सी को क्या बोलते हैं राजे? दिस आई सी इज नथिंग बट चार्जिंग करंट। इसी को क्या बोलते हैं राजे हम? चार्जिंग करंट। ओके हुई इतनी बात। इसका मतलब नो लोड के ऊपर जो आपका जनरेटर होगा वो किस करंट को, बोलो किस करंट को फीड करेगा राजे? दैट इज नथिंग बट चार्जिंग करंट, ठीक है। तो चार्जिंग करंट अगर कैलकुलेट करने को आगे आएगा तो सिस्टम को किस कंडीशन पे लेना पड़ेगा? एट नो लोड, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जिंग करंट को भी साथ में देख लेते हैं भाई। तो इसका मतलब ये कैपेसिटिव करंट होगा, और कैपेसिटिव करंट आपको पता है 90 डिग्री क्या करेगा राजे? वोल्टेज से लीड करेगा, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं किस साइड दिखाऊंगा जी? इसको मैं इसके जस्ट 90 डिग्री दिखाऊंगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट यूर आईसी करंट। बोलो ओके हो जाएगा भाई? बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ ऐसे। तो दिस इज नथिंग बट वी ऑफ आर, ठीक है। बोलो जी ओके हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चार्जिंग करंट। अब इस वोल्टेज वी आर में आपने ऐड करना है आई एस इंटू आर। तो आई एस इज नथिंग बट दिस, ये आपके पास आई ऑफ सी हुई है ना, ठीक है। इसी डायरेक्शन में आपके ड्रॉप होंगे, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में भैया आप ड्रॉप दिखा दो, ये मेरे ड्रॉप होंगे आई एस इंटू आर, ठीक हो जाएगा भाई। अब जे जो फैक्टर आ गया मेरे पास, जे वाला फैक्टर, इसके साथ जे है, जे आपके जो भी करंट आपके पास आई एस आ गया होगा उससे 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। तो उससे 90 डिग्री दिखा देते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 90 डिग्री दिखा देंगे, ठीक है। तो जे ड्रॉप मेरे पास हो जाएंगे आई एस इंटू एक्स, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर है, बी आर प्लस दिस वो मेरे पास क्या हो जाएगी राजे? बी ऑफ एस हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, मीन जो वी ऑफ एस है वो लेस देन कितनी आ रही है जी? वी ऑफ आर आ रही है, ठीक है। बोलो जी। इसी को राजी हम क्या बोलते हैं? फ्रेंटी इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिए रिसीविंग एंड वोल्टेज इज मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। कब आ रही है? ऑन नो लोड। इसी को राजी हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड फेरेंटी इफेक्ट। ओके हुई इतनी बात। और ये किसकी वजह से आ रही है? बोलो वोल्टेज मेरी ज़्यादा किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है। अगर मान लीजिए आईसी करंट जीरो होता, मीन्स कैपेसिटर मेरे पास अगर यहाँ पे ना होता तो आईसी जीरो हो जाता, मीन्स आई एस जीरो हो जाता, और जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज की तरह ही ट्रीट करेगा। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले ये जो कैपेसिटर था वो चार्ज हो रखा होगा, ठीक है, लेकिन बाद में वो क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। उसकी वजह से क्या होगा? अमाउंट मेरा बी एस में ऐड हो जाएगा, मीन्स जो सॉरी वी ऑफ आर जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेरिजन टू, बोलो जी, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर ना होता, आईसी जीरो होता, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज मेरी इक्वल टू क्या हो जाती राजे? रिसीविंग एंड वोल्टेज, जैसे हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में किया था, ठीक है। अगर मैं चार्जिंग करंट निकालने को अगर आपके पास आ जाए, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी आपके पास बी एस ए बी आर प्लस, हाँ जी, बी इंटू आई ऑफ आर, ठीक है। एट नो लोड, एट नो लोड क्या होगा राजे? आई आर मेरा जीरो हो जाएगा। तो जो मेरा सेंडिंग करंट होगा आई एस दैट इज नथिंग बट
आई ऑफ सी हो जाएगा। तो वी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू ए इंटू वी आर, बी आर को क्या लिखेंगे, नो लोड वोल्टेज। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए अगर मैं आई एस करंट की बात करूं वो क्या होगा, सी बी आर प्लस डी इंटू आई आर। ठीक है, अगर नो लोड का केस है इसका मतलब ये जो टर्म है ये तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जो आई एस होगा दिस इज नथिंग बट आई सी दैट इज इक्वल टू सी इंटू वी ऑफ आर। वी ऑफ आर कौन सी है, नो लोड वोल्टेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वी आर नो लोड वोल्टेज की बात करूं दैट इज नथिंग बट बी एस बाई ए आ जाएगा। बोलो जी, हो जाएगा ये चीज, बिल्कुल सर यही चीज हो जाएगी। इसका मतलब जो आपके पास चार्जिंग करंट आएगा इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है भाई, जो चार्जिंग करंट होगा दैट इज इक्वल टू आई ऑफ सी, जिसकी वैल्यू क्या आएगी राजे, सी बी एस डिवाइड बाई ए। ठीक है, और यहाँ पे जो बी एस आपने लेना है राजे वो कौन सी बी एस लेनी है आपने, पर फेज वोल्टेज आपने लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भाई आपका इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जिंग करंट का अगर निकालने को आ गया तो सी बी एस डिवाइड बाई ए, बी एस इज सेंडिंग एंड वोल्टेज, सी आपके पास क्या होगा, सी आपके पास राजे आपके टी पैरामीटर का सी है, ये सी है। ठीक है, बोलो जी ओके हो जाएगा। तो ये चीज आपने भाई याद रखनी है। ठीक है, तो फ्रंट इफेक्ट के बारे में आपने देखा, फ्रंट इफेक्ट कैसे आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए इफ, अब कितनी वोल्टेज ज्यादा आ रही है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इफ आर इज नेग्लेक्टेड, बिकॉज आर आपका वेरी स्मॉल होता है, इसको हम निगलेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो बचेगा आपके पास इंडक्टर, कैपेसिटर। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको किस में ले लूं, अगर इसको मैं लाप्लस में ले लूं तो लाप्लस में जो एल था उसका लाप्लस क्या होता है, एस एल होता है, आपको पता है। और कैपेसिटर को 1/SC लिखते हैं जी, आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा, हो जाएगा जी। अगर मैं आपके पास रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय सेंडिंग एंड वोल्टेज की बात करूं, ठीक है, उसकी अगर मैं वैल्यू निकालने को बोलूं तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। रिसीविंग एंड वोल्टेज किसके क्रॉस आ रही है, 1/SC के क्रॉस आ रही है सर। जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगी उसके लिए क्या होगा सर, उसके लिए जे वाला ड्रॉप प्लस जे वाला दोनों ड्रॉप का सम होगा। बिल्कुल जी, तो यहाँ पे एस एल प्लस 1/SC आएगा। ठीक है, तो आप निकाल लेना, आप चाहे केवीएल केसीएल लगा लेना, यही सेम ही आंसर आपके पास आने वाला है। ठीक है, हाँ जी बढ़े आगे। तो अगर मैं वोल्टेज वी ऑफ आर की बात करूं, वी ऑफ आर दैट इज नथिंग बट बी एस, यहाँ पे एलसीएम ले लो भाई एस सी, ऊपर एस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर एल सी प्लस 1, ये चीज बच जाएगी भाई, बोलो ओके हो जाएगा। बिल्कुल सर, एस की जगह पे हम पुट कर देंगे जे ऑफ ओमेगा, तो वी ऑफ आर दैट इज इक्वल टू वी एस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे जे ऑफ ओमेगा है इसका क्या कर देंगे स्क्वायर एल सी प्लस 1, तो वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी एस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी। बोलो ये चीज बन जाएगी भाई, बिल्कुल बन जाएगी। और आपको ये भी क्लियर है 1 माइनस एक्स इसकी अगर 1 है तो इसका जो रिजल्ट होगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 प्लस एक्स होता है। ठीक है, बाइनोमियल में। तो इसका मतलब ये हुआ वी आर दैट इज इक्वल टू बी एस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ये पावर ऊपर जाके 1 आ जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बी एस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एल इंटू सी। ठीक है, तो वी आर की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज बी एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एल सी इंटू वी ऑफ एस। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, ठीक है, वी आर माइनस वी एस, इसका मतलब ये जो आप लिख रहे हो वोल्टेज, ये वो वाला अमाउंट है जितना वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, किससे, फ्रॉम द सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, दिस इज नथिंग बट डेल्टा वी आर। ठीक है, विच इज मोर देन, इतना अमाउंट आपका मैक्सिमम आ रहा है फ्रॉम द सेंडिंग एंड। ठीक है, विच इज मोर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, विच इज मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, तो ये चीज भाई आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो डेल ऑफ वी है दैट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर एल सी इंटू वी ऑफ एस। ठीक है, अगर डेल्टा बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उतना फ्रंट इफेक्ट मेरे पास क्या होगा राजे, ज्यादा होगा, उतना ये जो गैप है, ठीक है,
प्रैक्टिकली अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं, उस केस में ये जो फैक्टर है वो जीरो होता है, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज के इक्वल आ जाती है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा राजे, जितना मोर है, जिस सेंडिंग एंड में ऐड हो रहा है ना, ये आपकी सेंडिंग एंड में इतना अमाउंट ऐड हो रहा है, इसका मतलब इतना ज़्यादा वोल्टेज पैदा हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रंट इफेक्ट, ठीक है। जो नो लोड के ऊपर आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेज लेस देन हो जाएगी रिसीविंग एंड वोल्टेज, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो डेल्टा ऑफ वी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, बोलो ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर डेल्टा वी है, इसका मतलब जो फ्रंट इफेक्ट होगा वी कैन से दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखूं, लिखिए एज फ्रीक्वेंसी ऑफ या फ्रीक्वेंसी इन कम्युनिकेशन लाइन ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन में क्या होती है, इज इन मेगाहर्ट्ज, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखोगे उसके अंदर क्या होता है भाई, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मेगाहर्ट्ज में होती है, ठीक है। वट इन पावर, जो आपका पावर लाइंस हैं, पावर लाइंस फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज ओनली। इसका मतलब फ्रंट इफेक्ट का जो इफेक्ट होगा वो किस में ज़्यादा होगा राजे, बोलो कम्युनिकेशन लाइन में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लो, हिंस front effect is appreciable in case of, हाँ जी, communication lines only। समझने मेरी बात, जो फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास वो मेगाहर्ट्ज में होती है, ठीक है। मेगाहर्ट्ज में मेगाहर्ट्ज का स्क्वायर करेंगे तो फ्रंट इफेक्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ ये जो L1 है, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस गिवन होगी वो पर यूनिट लेंथ गिवन होती है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इंडक्टेंस पर फेज पर यूनिट, ठीक है, पर मीटर या किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ गिवन होगी, ठीक है। और C1 क्या होगी राजे, कैपेसिटेंस पर फेज पर मीटर। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके पास क्वेश्चन में हेनरी पर मीटर गिवन होगा, ये फेरेड पर मीटर आपके पास गिवन होगा, ठीक है। अगर मैं टोटल इंडक्टेंस की बात करूं तो पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन। ऐसे अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं वो भी क्या आ जाएगा, C1 इंटू एल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डेल्टा वी की बात करूं तो डेल्टा वी ये मेरे पास आया था ना राजी, इसमें अगर मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू देखिए कितनी आएगी, डेल्टा ऑफ वी दैट इज इक्वल टू वी ऑफ एस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एल को लिख सकते हैं L1 इंटू एल, कैपेसिटर को लिखते हैं C1 इंटू एल, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ वी की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, वी ऑफ एस इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी, साथ में क्या है एल का स्क्वायर। इसको देखो मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई L1 इंटू C1 इसका अंडरूट इसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्दर देखिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू वी एस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ भाई वेलोसिटी उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास रिजल्ट आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर अमाउंट कैलकुलेट करने को आए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बी ऑफ सी को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ भी, बी ऑफ सी दैट इज इक्वल टू, हमने इसको लिखा ना बी ऑफ सी, L1 C1 इसका अंडरूट, ठीक है। अगर मैं बात करूं L1 R से मल्टीप्लाई कर दूं और R से ही डिवाइड कर दूं, बोलो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं L बाई आर की बात करूं, ठीक है, L1 का मतलब क्या है, L1 का मतलब है अभी देखा था हेनरी बाई मीटर, ठीक है। बोलो इसको मैं फर्दर देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, H को लिख सकते हैं हेनरी बाई मीटर और रेजिस्टेंस है ओम, आगे क्या है, रेजिस्टेंस ओम में है, कैपेसिटर क्या है, फेरिड पर मीटर, ऐसे ही था ना भाई, बोलो बोलो जी, यही था ना, बिल्कुल यही था। और आपको ये भी पता है भाई L बाई आर इन केस ऑफ RL सर्किट एंड RC इन केस ऑफ, बोलो RC सर्किट,
ये किसको डिफाइन करते हैं राजे, टाइम पीरियड को, ठीक है। टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं सर। इसका मतलब ये एल बाई ओम तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही ये ओम फेरेड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1 डिवाइड बाई सेकंड का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, मीटर का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, अंडरूट। तो मीटर स्क्वायर ये दोनों स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएंगे, तो मीटर आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड। इसका मतलब जो वी ऑफ सी है, इसके जो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो जो मीटर सेकंड आ गया। इसका मतलब ये क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको राजे, वेलोसिटी के। वेलोसिटी कौन सी होगी आपकी, बोलो वेलोसिटी किसकी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी से या जिस वेलोसिटी से आपकी जो पावर है वो ट्रांसमिशन लाइन में ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है। आप घर पे देखिए, आप स्विच को जैसे ही ऑफ करते हो बल्ब आपका ग्लो करना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो साथ के साथ आपका बल्ब क्या हो जाता है भाई, जगने लग जाता है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास जो वेव फॉर्म थी, जो आपकी पावर थी, वो वेव फॉर्म की तरह ट्रेवल कर रही है, जिसकी स्पीड क्या वेरी वेरी लार्ज है, ठीक है। हम मैक्सिमम स्पीड कितनी मान के चल सकते हैं भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसका मतलब वीसी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैक्सिमम इतनी आप इसकी स्पीड ले सकते हो, विच इज अप्रोक्सीमेट 3.8 इंटू 10⁸ मिली सेकेंड, ठीक है जी। जैसे ही आपके पास सप्लाई आपके पूरे मोहल्ले की चली जाती है, जैसे ही सप्लाई आती है, जैसे ही ग्रिड से हम क्या करते हैं, सप्लाई ऑन करते हैं, तो विद इन 2-3 सेकेंड आपकी जो सप्लाई है वो आपके मोहल्ले में पहुंच जाती है, ठीक है। इसका मतलब जो बिजली, जो आपकी पावर है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो वी ऑफ सी का याद रखना भी फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई L1C1, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपके पास गिवन नहीं हो तो इसकी वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 3.8 इंटू 10⁸ मिली सॉरी मीटर सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने भाई, ठीक हो इतनी बात। तो फर्दर अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास जो इंक्रीज इन वोल्टेज है ड्यू टू फ्रंट इफेक्ट डेल्टा ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा राजे, ओमेगा स्क्वायर, एल इज लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाई बी सी का स्क्वायर इंटू वी ऑफ एस। इसका मतलब जो डेल्टा ऑफ बी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्या होता है राजे आपके पास 2 पाई इंटू एफ होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। और हम ऐसे भी बोल सकते हो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई, ठीक है। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है यही है। तो जो आपकी वी ऑफ सी है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई L1C1 अंडरूट और 3.8 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड। ओके हुई इतनी बात। तो ये वही न्यूमेरिकल आ सकता है कि फ्रंट इफेक्ट की वजह से कितनी वोल्टेज, कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज राइज करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेट करने को आ सकता है, ठीक है। जहाँ तक ओके हुआ भाई, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत है तो भाई बता सकते हो आप, ठीक है। तो फ्रंट इफेक्ट को भी लिख लो भाई, अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन कर लो, व्हाट इज फ्रंट इफेक्ट, ठीक है। तो लिखिए एट नो लोड, चलो मैं लिख देता हूं एट नो लोड, ठीक है। नो लोड क्या होगा, और वेरी लाइट लोड, ठीक है। तो क्या होगा, द रिसीविंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होगी राजी, इज ग्रेटर देन, हाँ जी, किससे ग्रेटर देन हो जाएगी, द सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। दिस इफेक्ट इज नोन एज फ्रंट इफेक्ट, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्जिंग करंट, ठीक है। चार्जिंग करंट की वजह से होता है चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट किसकी वजह से आता है राजे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये सभी चीजें भाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको एलिमिनेट करना चाहूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, टू एलिमिनेट फ्रंट इफेक्ट,
फ्रंट इफेक्ट को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, बोलो बोलो जी। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट करो भाई, आई के साथ है, ठीक है। बोलो जी, फ्रंट इफेक्ट को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बोलो यार, किसकी वजह से आ रहा है जी, कैपेसिटर की वजह से। इसका मतलब कैपेसिटर को मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैपेसिटर का इफेक्ट कौन कंपनसेट करेगा राजी, इंडक्टर करेगा। इसका मतलब इसके पैरेलल में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंडक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। बोलो ओके हो जाएगा। ये मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन थी, आपने उसके ए बी सी डी पैरामीटर निकाल लिए। ये उसका सेंडिंग एंड साइड है, बी ऑफ एस है। ये करंट आई ऑफ एस जा रहा है, ठीक है। तो जे इसकी रिसीविंग साइड है, ठीक है। वी ऑफ आर, करंट कितना जा रहा है, आई ऑफ आर, ठीक है। आपको ये तो क्लियर है। इसके इंटरनल सर्किट में क्या रहा होगा, इसके इंटरनल सर्किट में एक कैपेसिटर रहा होगा, ठीक है। उस कैपेसिटर सी की वजह से ही इसका इफेक्ट आ रहा था ना, ठीक है। बोलो बिल्कुल ओके है ना। अगर मैं एट नो लोड की बात करूं, मैं पहले लिखवा भी चुका हूं, फिर आप लिख लो। एट नो लोड आपके पास आई आर तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ऑफ वी आर आ जाएगी। ये वी आर कौन सी है, नो लोड वाली है, ठीक है। तो अगर मैं आई एस की बात करूं, दैट इज इक्वल टू सी इंटू वी आर, नो लोड वाली, विच इज नथिंग बट आई सी। तो यहाँ पे जो आई एस है, विच इज नथिंग बट चार्जिंग करंट, ठीक है। वी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो सी बी एस बाई ए, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। इस चार्जिंग करंट को मुझे जीरो करना है। ये जीरो हो गया तो मेरे पास वी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट इफेक्ट मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस इफेक्ट को नलीफाई कौन करेगा राजे, कैपेसिटर को कौन कंपनसेट करेगा, इंडक्टर, ठीक है। तो लिखिए टू एलिमिनेट फ्रंट इफेक्ट we need to eliminate, किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैपेसिटर के इफेक्ट को। एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ शंट कैपेसिटर, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। जिसकी वजह से हो रहा है उसको आप नलीफाई कर दो, ठीक है। सो इन पैरेलल क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल टू कैपेसिटर इंडक्टर इज यूज्ड। समझ में आ रहा है भाई बात, यूज टू nullify the effect of चार्जिंग करंट, ठीक है। चार्जिंग करंट के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे राजे, कैपेसिटर, सॉरी हाँ, रिएक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो जी ए बी सी और डी है सपोज। तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, आई ऑफ एस जा रहा है। ये सेंडिंग एंड वोल्टेज वी ऑफ एस है। तो हम क्या करेंगे राजे, ये मेरे पास रिसीविंग एंड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या, आई ऑफ आर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो यही करंट मेरे पास इधर को जाएगा, ठीक है। बिकॉज लोड तो नहीं लगा हुआ, इधर करंट कितना जाएगा, 0 एम्पियर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ओके हुआ भाई। तो अगर मैं सेंडिंग एंड की बात करूँ, वी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी इन टू आई आर था ना भाई, बोलो। अब इफ वी एस इक्वल टू वी आर हो जाए, ठीक है, वी एस इक्वल टू वी आर जैसे ही हो जाएगा तो डेल्टा बी मेरा जीरो हो जाएगा। डेल्टा बी क्या था राजी, आपके पास वी आर माइनस वी एस था ना, ठीक है। यही था ना, आपने ऊपर देखा था, ये देखिए वी आर माइनस वी एस था, ठीक है। अगर दोनों वोल्टेज सेम हो जाए तो मेरे पास क्या होगा राजी, बोलो। मेरे पास जो फ्रंट इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर डेल्टा भी जीरो हो गया मीन फ्रंट इफेक्ट मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, वी एस को मैं वी आर पुट कर देता हूँ, ए ऑफ वी आर प्लस वी इंटू आई ऑफ आर, ठीक है। तो वी आर दूसरी तरफ ले आओ तो 1 माइनस ए बचेगा, विच इक्वल टू वी इंटू आई आर। तो वी आर डिवाइड बाई आई आर विच इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई आई ए। वी आर बटा आई आर क्या हो गया भाई, आपका रिएक्टेंस हो गया। तो एक्सएल, तो मुझे कितनी रिएक्टेंस लगानी पड़ेगी उसका अमाउंट मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो शंट इंडक्टेंस,
शंट रिएक्टेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ फ्रंट इफेक्ट, तो बताइए आपको किस कैपेसिटी का वहां पे इंडक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो V1 डिवाइड बाई V डिवाइड बाई 1 माइनस ए। ठीक है, इतने ओम की आपके पास यहाँ पे रिएक्टर की जो कैपेसिटी है वो लगानी पड़ेगी टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ फ्रंट इफेक्ट। ठीक है भाई, यहाँ तक ओके हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे आपके पास फ्रंट इफेक्ट का कंसेप्ट कंप्लीट होता है भाई। तो दो ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, एक तो चार्जिंग करंट निकालने को आ सकता है, एक आपके पास फ्रंट इफेक्ट की वजह से कितनी वोल्टेज राइज की वो आ जाएगा, तीसरा आपके पास फ्रंट इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए आपको कितने अमाउंट का रिएक्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन भाई यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए फिर आपके पास रिसीविंग एंड कैपेसिटर तो हो गया, अब हम देखेंगे सेंडिंग एंड कैपेसिटर। आपने खुद ट्राई करना है, मैं तो जस्ट आपको हिंट बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट मैथमेटिकल है, आपने नेटवर्क थ्योरी में जेड पोर्ट आपने ऑलरेडी कर रखा है, उसी का ही जस्ट यूज है इसके अंदर। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट और जस्ट आपने टू पोर्ट नेटवर्क का कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, चलिए ये मेरे पास हो गया भाई सेंडिंग एंड। ठीक है, ये इसकी रिसीविंग एंड वोल्टेज होगी, ये आपके पास सेंडिंग एंड वोल्टेज होगी, ये कैपेसिटर सी है, करंट आई ऑफ सी जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे राजी, जेड बोल देंगे, इसको हम वाई बोल देंगे। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर है, ये जो करंट है राजी, दैट इज योर आई ऑफ एस, ये करंट कौन सा है, आई ऑफ आर है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूं, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे जे वाली वोल्टेज पैरेलल में सेम है ना, तो इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज वी ऑफ एस है, इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, वी ऑफ आर है। आप ऑलरेडी जानते हो जी चीजें। ठीक है, चलिए अगर मैं वी एस की बात करूं, वी एस क्या होगा, वी आर प्लस जे वाले ड्रॉप ऐड कर दो राजे, जे वाले ड्रॉप कौन से हैं, आई आर इंटू जेड। बोलो हो जाएगा? तो अगर मैं सेंडिंग एंड करंट की बात करूं, वो क्या हो जाएगा, ये आई सी करंट प्लस जे वाला करंट। ठीक है, तो आई सी प्लस आई ऑफ आर। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई थी। ठीक है, अब मुझे निकालना होगा आई सी करंट। ठीक है, तो आई सी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी राजी, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लो, वोल्टेज कितनी है, वी ऑफ एस। ठीक है, तो वी एस इंटू वाई प्लस आई ऑफ आर। तो वी एस की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट कर दो, तो आई ऑफ एस क्या आ जाएगा भाई, वाई वी ऑफ आर प्लस जेड इंटू आई आर प्लस आई ऑफ आर। तो आई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजेश, वाई इंटू वी आर प्लस आई आर कॉमन निकाल दो, तो बचेगा 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना वाई जेड के साथ, ये आ जाएगा आई ऑफ आर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर फ्रॉम 1 एंड 2 करूं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो वी एस आई ऑफ एस। ठीक है, चलो मैंने सॉल्व कर दिया, मेरे से मेरा सॉल्व करना बनता नहीं था, आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं उसको। वी आर का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट जेड है, ये वाई है, ये 1 प्लस वाई ऑफ जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज नथिंग बट वी आर इंटू आई ऑफ आर। तो एबीसीडी पैरामीटर इन केस ऑफ सेंडिंग एंड कैपेसिटर मॉडल आपके पास जी आएगा। ठीक है, 1 जेड वाई 1 प्लस वाई जेड। ठीक है जी, बोलो जी, हो जाएगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या ये सिमेट्रिकल है, देखने को सिमेट्रिकल लग रही है वेव फॉर्म? अगर मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दूं, क्या जी इक्को जी नजर आएगी, नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकल। और यहाँ से भी आप देख सकते हो, क्या ए इक्वल टू डी आर है, ए नॉट इक्वल टू डी आर है, मीन्स अनसिमेट्रिकल है। रेसिप्रोकल है मीन्स ए डी माइनस बी इक्वल टू 1 आर है। ठीक है, रेसिप्रोकल तो है। ठीक है, ऐसे ही आप भाई आप उसको भी बताइए, जो आपके पास सेंडिंग एंड वोल्टेज, सॉरी आपके पास रिसीविंग एंड कैपेसिटर था। ठीक है, तो इसका कितना निकाला था एबीसीडी पैरामीटर हाँ जी, ए नॉट इक्वल टू डी आर है, मीन्स अनसिमेट्रिकल है। हाँ जी, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 आना चाहिए, वो हर एक का ही आएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल एंड अनसिमेट्रिकल है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भाई वहां पे ऐड कर लेना। ठीक है जी, ओके हो जाएगा भाई।
बिल्कुल ओके हो जाएगा। अगर मैं एट नो लोड की बात करूं, नो लोड आई आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए नो लोड के ऊपर आई आर अगर इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे बी एस है, तो यहाँ पे ड्रॉप 0 हो जाएंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी वोल्टेज वी ऑफ एस पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एट नो लोड आई आर 0 हो जाएगा और वी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर मीन्स नो फ्रंट इफेक्ट। इसका मतलब फ्रंट इफेक्ट किसके अंदर आया था राजे, आपके पास रिसीविंग एंड कैपेसिटर मॉडल में आया था। ठीक है, अगर सेंडिंग एंड कैपेसिटर मॉडल है इसके अंदर आपके पास बोलो जी, इसके अंदर आपके पास नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, फ्रंट इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल टू क्या आ रहा है राजे, रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल होता है वो रिसीविंग एंड कैपेसिटर मॉडल से लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना भाई, दिस मॉडल इज less accurate than a receiving and capacitor model। ओके हो जाएगा भाई यहां तक। चलिए ये था मेरे पास भाई सेंडिंग एंड। अब हम निकालते हैं टी मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका लिखिए भाई टी मॉडल। तो टी बनाना भाई मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर, यहाँ पे फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, मीन Z/2 इसको हम बोल देते हैं वाई। ये कैपेसिटर सी है, ये सेंडिंग वोल्टेज वी ऑफ एस है, ये आई ऑफ एस है, ये वोल्टेज वी ऑफ आर, ये करंट ऑफ आई आर। ठीक है, कुछ नहीं है, बस बी एस आई एस इन टर्म ऑफ वी आर आई आर निकालना है। वो निकल गया, आपके एबीसीडी पैरामीटर निकल जाएंगे राजे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। चलिए इसका मतलब ये हुआ, ये वाली पॉइंट को मैं जेड ज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं वी ऑफ एस की बात करूँ, वी एस इज नथिंग बट वी ऑफ जेड प्लस आई एस इंटू Z/2। ठीक है, अगर मैं वी ऑफ जेड की बात करूं, वी ऑफ जेड किसके कहलाएगा, वी आर प्लस आई आर इंटू Z/2। इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो वी ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी वी ऑफ आर प्लस आई आर इंटू Z/2 प्लस आई एस Z/2। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए है। मुझे बी एस चाहिए वी आर और आई आर की टर्म में, लेकिन यहाँ पे आई एस आ रहा है, आई एस का भी हल करना पड़ेगा भाई। बोलो, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। यहाँ तक करंट कौन सा है, आई एस, यहाँ पे आई सी चला गया, मान लीजिए ये है आई आर, ये तो आई आर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आई एस करंट की बात करूँ, दैट इज नथिंग बट आई सी प्लस इंटू आई आर। आई एस इज इक्वल टू आई सी करंट क्या हो जाएगा, वी ऑफ जेड इंटू वाई प्लस आई ऑफ आर। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज आप ऑलरेडी ये सभी चीज़ें जानते हो। ठीक है, इस वी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो राजे, तो वी आर प्लस आई आर Z/2 इंटू करना है y प्लस ऑफ आई आर। तो आई एस को सिंप्लीफाई कर दो जल्दी से, तो y इंटू वी ऑफ आर प्लस आई आर कॉमन आ जाएगा, YZ/2 प्लस 1 इंटू आई ऑफ आर। ठीक है, तो आई एस तो आपको मिल गया भाई वी आर इंटू आई आर की फॉर्म में। ठीक है, इस आई एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई। बोलो, तो वी ऑफ एस क्या आ जाएगा, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर Z/2 प्लस आई एस की वैल्यू पुट करो भाई, प्लस 1 प्लस वाई Z/2। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है Z/2 के साथ। ठीक है, तो वी ऑफ एस इज इक्वल टू वी आर आई आर Z/2 प्लस, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, वाई Z/2 वी ऑफ आर प्लस, यहाँ पे एक चीज और मिसिंग रहेगी भाई, आई आर। ठीक है, प्लस कर देंगे भाई Z/2 इंटू आई आर प्लस वाई Z²/4 इंटू आई ऑफ आर। ठीक है, तो वी ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो जी, ये वी आर है, ये वी आर है। ठीक है, वी आर कॉमन निकालो, 1 प्लस वाई Z/2 प्लस, हाँ जी, आई आर को बाहर निकाल दो तो ये बचेगा Z/2 प्लस Z/2 प्लस वाई Z²/4 इंटू आई ऑफ आर। ठीक है, तो वी ऑफ एस इक्वल टू 1 प्लस वाई Z/2 प्लस, हाँ जी, यहाँ से Z/2 प्लस Z/2 Z हो जाएगा, Z बाहर निकाल लो। ठीक है, तो Z बाहर निकाला, 1 प्लस
YZ/4 इंटू आई ऑफ आर। ठीक है, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज आपके पास भाई ये आ जाएगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो आपको चीज़ गिवन थी उसी का आपने यूज़ किया है। ठीक है, जस्ट आपने नेटवर्क थ्योरी का 2 पोर्ट नेटवर्क याद करना है। ठीक है, आगे ये इक्वेशन गिवन है, इसको लिख लेंगे y इंटू वी ऑफ आर प्लस, हाँ जी आगे कितना है 1 प्लस YZ/2 इंटू आई इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई ऑफ आर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो भी VS/IS। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस YZ/2 Z1 प्लस YZ/4, यहाँ पे आ जाएगा Y1 प्लस YZ/2। ठीक है, तो ये ABCD पैरामीटर आपको भाई याद होने चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, जो आपको मैंने जैसे बताया है वैसे के वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन केस ऑफ टी मॉडल आपके पास जो वैल्यूज़ निकल कर आएंगी वो आपके पास जे वाली वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो A इक्वल टू डी है, मीन्स आपके पास सिमेट्रिकल है, और डायग्राम से भी लग रहा है ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों को अगर मैं बीच में से कट कर दूंगा तो बोलो आपका सेम नजर आएगा। ठीक है, AD माइनस BC इक्वल टू 1 आ रहा है, मीन्स रेसिप्रोकल भी है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल भी आपके पास आएगा। ठीक है, अगर मैं एट नो लोड की बात करूं, ठीक है, एट नो लोड मेरे पास IR 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बीच में इसके कैपेसिटर पड़ा होगा भाई, ये कैपेसिटर पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से IS किसको फ्लो करेगा, चार्जिंग करंट को जाएगा। ठीक है, IR तो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं VR नो लोड की बात करूं, VR नो लोड क्या हो जाएगा, BS/A हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो A की वैल्यू है राजे आप ध्यान से देखना, ये कितनी है 1 प्लस YZ/2। इसका मतलब VS को कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस YZ/2। ठीक है, लेकिन ये जो 1 प्लस YZ/2 है आपको देखने को तो लग रहा है ये मोर देन 1 है, क्योंकि 1 में ये चीज़ ऐड हो रही है ना, लेकिन एक्चुअल में आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब सभी पैरामीटर गिवन होंगे, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ठीक है, अगर ये नीचे वाला फैक्टर आपका लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, इसका मतलब जब जैसे 1 डिवाइड बाई 0.9 है तो ये मोर देन 1 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ जो VR नो लोड है इसकी वैल्यू मोर देन राजी BS हो जाएगी, मीन इसके अंदर भी जो फ्रंटी इफेक्ट है वो एप्रिसिएबल होगा। समझ रहे मेरी बात, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा राजी, बोलो फ्रंटी इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है जी, आगे फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पाई मॉडल। पाई मॉडल को मैं कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा, आपको भाई खुद ट्राई करना है, आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पाई मॉडल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ये Y/2 है, और यहाँ पे भी कितना है Y/2 है, और C/2 इसको Z बोलेंगे। ये मेरे पास सेंडिंग एंड करंट हो जाएगा, ये मेरे पास रिसीविंग एंड करंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसके ABCD पैरामीटर निकालोगे राजे, आप डायरेक्टली नोट कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस YZ/2 इंटू Z Y1 प्लस YZ/4 इंटू 1 प्लस YZ/2। ठीक है, इस चीज़ को आप भाई नोट कर लेना। और A इक्वल टू डी आ रहा है, और AD माइनस BC इक्वल टू 1 आ रहा है, आप चेक कर लीजिए, सेम आपके पास आएगा। ठीक है, और अगर मैं नो लोड की बात करूं, एट नो लोड, तो VR नो लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, BS डिवाइड बाई A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस YZ/2। समझ रहे मेरी बात, इसका मतलब ये हुआ, ये जो टर्म होती है ना ये ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ठीक है, दिस टर्म इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब VR नो लोड इज ग्रेटर देन सेंड एंड वोल्टेज। ठीक है, मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा राजी, फ्रंट इफेक्ट होगा, नजर आएगा। समझ रहे मेरी बात, तो ये था भाई आपके पास पाई मॉडल। ठीक है, तो ये चीज़ भाई आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, टी और पाई दोनों का मैंने डिफरेंस आपको भाई बता ही दिया था कि आपके पास टी मॉडल को हम प्रेफर करते हैं या पाई मॉडल को प्रेफर करते हैं, तो आपको पता है, तो हम पाई मॉडल को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या बताया था, क्योंकि टी के अंदर आपके पास ये पैरामीटर बनेंगे ना, ये मेरे पास
पाई मॉडल था ना। ये सेंडिंग एंड था ना, इसके लिए मुझे 2 केवीएल इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है, केसीएल इक्वेशन की। इसके अंदर 1, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 3 केसीएल इक्वेशन है, इसके अंदर 2 केसीएल इक्वेशन है। ठीक है, तो वाई मैट्रिक्स का जो साइज होता है इस केस में कितना हो जाएगा राजी? वाई मैट्रिक्स का साइज 3x3 हो जाएगा, इस केस में वाई 2x2 हो जाएगा। इसलिए हम किसको प्रेफर करते हैं राजी? पाई मॉडल। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे लिख लेना, हेंस पाई मॉडल इज जनरली यूज्ड, पाई मॉडल इज जनरली यूज्ड। करेक्ट हुई इतनी बात? तो इस लेक्चर में बस इतना ही था भाई, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।